हफ्ते के दूसरे कारोबारी सत्र में भारतीय बाजारों के अंदर आज एक रफ्तार बनी हुई है। रफ्तार आज अनुमान ये लगाया जा रहा था कि शायद ग्लोबल क्यूज के दम पर ये रफ्तार कैरी करे और आज एक्चुअल में कैरी कर भी रही है। 1% के आसपास की तेजी आज निफ्टी में, सेंसेक्स भी 1% ऊपर है, निफ्टी बैंक 1% ऊपर और स्मॉल कैप मिड कैप सभी 1% ऊपर कामकाज कर रहे हैं। एडवांस डिक्लाइन करीब 2000 शेयर तेजी में और रफली 400 साढ़े 400 शेयर बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए, यानी हर एक शेयर की गिरावट के सामने करीब करीब 5 शेयर ऐसे हैं जो कि तेजी में कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ रहे हैं। सो मार्केट्स में एक अच्छी खरीदारी है, एक ब्रॉडर बेस खरीदारी है और ये ब्रॉडर बेस खरीदारी कितनी सस्टेनेबल है, आगे क्या रणनीति हो, गैप अप ओपनिंग के बाद क्या करें मार्केट्स में, आपके सवालों के जवाब, इन सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आज कोलकाता से प्रदीप हल्दर साहब मौजूद भी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर। प्रदीप जी नमस्कार। गर्मी ज़्यादा बढ़ गई लग रहा है, तभी आपका जैकेट आज गायब हो गया, लेकिन कैसा लग रहा है मार्केट्स में? मार्केट्स में भी गर्मी है कि अभी बेटर है सिचुएशन? सर हाँ, गर्मी तो थोड़ा ज्यादा है और मैं आज ऑफिस में नहीं हूँ। थोड़ा बहुत अच्छा। ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है तो थोड़ा मैं बाहर से शो कर रहा हूँ। ओके। तो मार्केट जो सर मुझे लगता है कि आप देखेंगे बहुत टाइम बाद 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन हो रहा है। इनफैक्ट 25,200 के ऊपर तो लास्ट 3 बार अटेम्प्ट लिया था एक महीने में, लेकिन सस्टेन हो नहीं पाया। अब जिस तरीके से ग्लोबल जो एक वॉर्स का सिचुएशन चल रहा है और डोनाल्ड ट्रंप जी का जो डेली डेली एक जो है हरकत है, तो बेसिकली ही इज ए अनप्रिडिक्टेबल मैन। कब क्या होगा, क्या डिसीजन होगा, किसी को नहीं पता। सो नो डाउट मैं मार्केट में पॉजिटिव ही हूँ, लेकिन बहुत टाइम से मैं मार्केट में बोल रहा था कि देखिए 25,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और 25,200 स्पेशली इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आता है, और मैं एक बार 48 आवर्स के लिए ना एक बार शांत बैठूंगा मार्केट में कि क्या हो रहा है, क्या पता आज रात को फिर से कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए, क्योंकि बार बार सर क्लैरिफिकेशन चेंज हो रहा है मार्केट में। डोमेस्टिक कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर आप देखेंगे कि गवर्नमेंट को, आरबीआई को, गवर्नमेंट को डिविडेंड देना हो, जो मॉनसून का न्यूज आया था, जो जीडीपी का आंकड़ा हो, जो भी है इन्फ्लेशन डेटा, ईच एंड एवरीथिंग पॉजिटिव। बस ये जो वॉर चल रहा है इसी के लिए जो मुझे लगता है कि एक बार अनसर्टेनिटी थोड़ा बहुत है मार्केट में चल रहा था। लेकिन अभी मार्केट में मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। जब तक 25,000 के ऊपर निफ्टी है तो कुछ ऐसा कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। और सेकेंड थिंग, एक चीज, बैंक निफ्टी बहुत स्ट्रांग है। बैंक निफ्टी मुझे लग रहा है कि एक बार फिर से 58,000 के आसपास जो है न्यू लाइफ टाइम हाई लगा के आ सकता है। बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में मेरा पॉजिटिव व्यू है, बट अभी इस टाइम पे पूरा इन्वेस्ट करना मार्केट में बहुत रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए मैं बाय ऑन डीप करना पसंद करूंगा और स्टॉक स्पेसिफिक जाना पसंद करूंगा। और मेरा तो मानना ऐसा है कि अगर आपके पास 1 लाख है तो उसमें से आपका 30 से 40% कैश में होना चाहिए। जैसे थोड़ा थोड़ा डीप आपको मिलेगा, उस डीप में आप एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। ओके, तो थोड़ा थोड़ा डिप में आप एक्यूमुलेशन करिए, लेकिन पूरी तरह से मार्केट में आप इन्वेस्टेड मत रहिए, कुछ कैश पे भी रहिए। प्रदीप सर, दूसरा नाम आता है निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक की तरफ से क्या करा जाए? निफ्टी में तो आप चलो नहीं, अभी वेट एंड वॉच मोड में हो, निफ्टी बैंक में क्या कंफर्ट है कुछ? देखिए निफ्टी बैंक पे भी मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि 55,800 55,900 के आसपास एक सपोर्ट है। ऑलमोस्ट देखिए आज ही ऑलमोस्ट 600 पॉइंट, पौने 600 पॉइंट के आसपास हमने देखा कि आप मोमेंटम अभी है। तो 56,631 के आसपास है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 57,000 क्रॉस करने वाला है। सो नो डाउट मैं निफ्टी बैंक पे पॉजिटिव हूँ, लेकिन अभी करेंट जोन से बाय करना बहुत रिस्की हो सकता है। तो इसीलिए मैं एक बार मिनिमम 24 से 48 आवर्स वेट करूंगा, एक बार देखूंगा, क्योंकि इससे पहले भी बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर सस्टेन नहीं किया था, नीचे चला गया था। तो अभी 56,600 के ऊपर सस्टेन हो रहा है। तो एक बार मैं वेट करूंगा नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। अगले 48 घंटे के लिए फिलहाल वेट किया जाएगा, उसके बाद यहाँ पर कोई कॉल लिया जाएगा, खासतौर से बैंक निफ्टी को लेकर भी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आपसे तो हम बातचीत करेंगे ही, लेकिन पहले निफ्टी के टॉप गेनर लूजर आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। आज कहाँ से बाइंग हो रही है, कहाँ से सपोर्ट आ रहा है? आज अदानी समूह ऑन फायर है। अदानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदानी साहब का आज बर्थडे भी है और ग्रुप की एक एजीएम भी हुई है। इन दोनों के बीच में पूरे ग्रुप में तेजी है। अदानी पोर्ट आज टॉप गेनर है, जियो फाइनेंस, और इसमें पोर्ट की तेजी की वजह तो ये सीज फायर है, इजराइल का एक हाइफा पोर्ट भी है। इसके अलावा जियो फाइनेंस में खरीदारी है, अल्ट्राटेक में खरीदारी है, एक ब्रोकरेज हाउस का नोट आया है, टाटा स्टील में खरीदारी है आज के सत्र में। आज गिरने वाले शेयरों की बात की जाए तो उसमें ओएनजीसी है, क्योंकि क्रूड कूल ऑफ हुआ तो ओएनजीसी को नीचे आना था। एनटीपीसी, इंडसइंड बैंक और पावर ग्रिड, कुछ और ऐसे नाम जहां पर दबाव देखने को मिल रहा है। आज मिड कैप के टॉप गेनर की अगर बात की जाए तो उसमें आइडिया का नाम शुमार है, सेल, एचपीसीएल, एलएनटी फाइनेंस, ये कुछ और ऐसे नाम है जहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है।
गिरने वाले शेयरों की बात किया तो जो प्रेशर है उसमें केपीआईटी टेक है, गाइडेंस कट की बातचीत और उसका इम्पैक्ट, ऑयल इंडिया ओएनजीसी की तर्ज पे बिकवाली, एबी लाइफस्टाइल सेकंड डे लिस्टिंग के बाद आज फिर बिकवाली, और भारत डायनामिक्स पूरा डिफेंस इनफैक्ट आज प्रॉफिट टेकिंग में है। इसके अलावा स्मॉल कैप साइड पर जहां खरीदारी उसमें स्वान एनर्जी खबरों के बीच में, टीटागढ़ रेल एक अच्छे उछाल में, एक्शन कंस्ट्रक्शन, एचबीएल इंजन में खरीदारी। बिकवाली वाली साइड पे जहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा है उसमें गार्डन रीच है, बीईएमएल है, जेन टेक्नोलॉजीज है और डेटा पैटर्न है जहां पर बिकवाली देखने को मिल रही है। प्रदीप सर, जरा जियो फाइनेंस को देखना, ये हाल फिलहाल के न्यूज़ फ्लोज के बीच में, ब्लैक रॉक के टाइप के बीच में थोड़ी बहुत इसमें हलचल शुरू हुई है, क्या किया जाए अभी? नो डाउट सर, जियो फाइनेंस में मैं तो 212 से मैंने कॉल दिया था मनी 9 पे, अभी भी कॉल एक्टिव ही है। इनफैक्ट हमने एक बार पार्शियल प्रॉफिट बुक भी कराया 280 के आसपास। मुझे लगता है कि ये काउंटर आपको ऑल टाइम हाई के आसपास बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि 200 के आसपास एक बेस बनाया है, उसके बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है, जिस तरीके से लास्ट वीक का जो मोमेंटम था और अभी भी देखिए जो 300 के ऊपर सस्टेन हो रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको यहाँ पे 312 से लेके 315 का टारगेट यहाँ पे आना चाहिए। और एक बार अगर 315 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में बहुत जल्दी आपको यहाँ पे ऑल टाइम भी हाई आते हुए दिखेंगे। सो मैं तो यहाँ पे पॉजिटिव हूँ और हमारा यहाँ पे कॉल भी है। मेरे ख्याल से बहुत जल्दी आपको 340 से लेकर 350 का टारगेट आना चाहिए इस काउंटर पे। लेकिन आपको एक शॉर्ट टर्म पे, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो उसके लिए स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। स्टॉप लॉस रहेगा यहाँ पे 285 का। तो 285 का एक स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन के अंदर बने रह सकते हैं और अपसाइड पोटेंशियल अभी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। चलिए अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब की और बातचीत करेंगे दर्शकों के सवालों पर। लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, प्रदीप जी से कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और इसके अलावा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, यहाँ पर भी आप हमारे साथ जुड़िए और कार्यक्रम का हिस्सा बनिए और सीधे सीधे प्रदीप जी से अपना सवाल पूछ सकते हैं। पहला सवाल आया है चंदा गुप्ता जी का। इनका पास जीई पावर के शेयर हैं और जीई पावर के शेयर खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। सो प्रदीप सर, क्या करना चाहिए? खरीदारी करनी चाहिए क्या इन्हें? देखिए जीवी पावर का चार्ट, वीकली चार्ट बहुत ही बढ़िया है। इनफैक्ट जिस तरीके से वॉल्यूम बिल्डअप हुआ है 170 180 के आसपास, उसके बाद से लगातार जितने परफॉर्म किया है, तो मुझे लगता है कि वन ऑफ द गुड काउंटर हो सकता है। रिसेंटली अभी अगर आप बाय करके जाते हो तो इस केस में 335 340 एक पोटेंशियल टारगेट आपके लिए होना चाहिए। अब इसमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा 295, तो 295 रहेगा आपका स्टॉप लॉस। 315 चल रहा है, 340 रहेगा टारगेट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट यहाँ पे ऐसा है कि सर लास्ट टाइम ऑलमोस्ट जुलाई में ही 24 प्रीवियस ईयर ही इतना वॉल्यूम आया था। अब उसके बाद अभी इतना वॉल्यूम बिल्डअप हो रहा है। उस टाइम पे टॉप बना के नीचे आ गया था। अब यहाँ पे अभी क्या हो रहा है, बॉटम बनाने के बाद यहाँ पे फिर से ऊपर स्टॉक जाने के लिए रेडी हो रहा है। तो जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करेंट जोन से जा सकते हो, लेकिन मेक श्योर 295 का एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए। तो 295 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके आप अपनी रणनीति उसके हिसाब से ही बना सकते हैं। इसके अलावा एक सवाल आया है चंदन शर्मा साहब का एसडब्ल्यू सोलार को लेकर। वो एक एडवाइस चाह रहे हैं आपकी। एक बड़ी तेजी, फिर एक बड़ा सेल ऑफ और सेल ऑफ के बाद अब कंसोलिडेशन, क्या लग रहा है प्रदीप सर, क्या किया जाए? देखिए एसडब्ल्यू सोलर का तो हमारा कॉल ही था ऑलमोस्ट 315 के आसपास, 318 के आसपास हमने दिया था। और पहला टारगेट भी अचीव हुआ था 330 और सेकंड टारगेट 345 का था। तो दोनों टारगेट अचीव हो गया है। अभी फिर से नीचे आया है। द कंसर्न इज स्टॉक बहुत वॉलेटाइल है और अभी 330 इसके ऊपर जब तक क्रॉस नहीं करेगा स्टॉक में नेक्स्ट फ्रेश जो बाइंग होगा ना वो नहीं आने वाला। न्यू फ्रेश बायर्स इसमें अभी चाहिए। तो अभी के लिए 295 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना चाहिए। मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा फॉर्मेशन बनाया, बेस बनाना है। बेस बनाने के बाद धीरे धीरे इसको अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन अभी रिसेंटली जो टॉप था ऑलमोस्ट 330 के आसपास, 335 के आसपास, इसके ऊपर क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर क्रॉस करता है उस केस में मेरा टारगेट बहुत लंबा है। इसमें 385 से लेकर 390 का टारगेट आ सकता है। सर इसका चार्ट ना सिमिलर ऐसा हो रहा है कि आज से मैंने जब फरवरी के मंथ के टाइम पे और आई थिंक फरवरी या तो मार्च के टाइम पे मैंने जियो फाइनेंस का कॉल दिया था। उस टाइम पे जियो फाइनेंस 212 213 के आसपास चल रहा था और उस टाइम में मैंने बोला था कि 240 280 का टारगेट आ सकता है। उस टाइम पे बहुत सारे लोग इग्नोर कर रहे थे, माल बेच के चले जा रहे थे।
सो अभी भी एसडब्ल्यू सोलर के साथ सिमिलर पैटर्न है, क्योंकि स्टॉप लॉस वही पे आ रहा है ऑलमोस्ट 295 से लेके 290 के आसपास। आप एकदम, आपका परफेक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर इसके नीचे चला जाता है तो ये पैटर्न पूरा खराब हो जाएगा। मुझे लगता है कि एक हाईली पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे, 1-2 हफ्ते का थोड़ा बहुत टाइम करेक्शन रहेगा, फिर से यहाँ से बाउंस बैक देके एक 330 पहला टारगेट होना चाहिए। जैसे ही 330 335 के ऊपर सस्टेन करेगा, 385 और 400 तक भी जाने का हाई पोटेंशियल है सर इसमें। आज क्या हो गया प्रदीप सर? 295 दो बार स्टॉप लॉस दे चुके हो, 285 एक बार स्टॉप लॉस दे चुके हो, आज यही नंबर के इर्द गिर्द आप घूम रहे हो 295 285 के आसपास। खैर, अगले सवाल से आइडिया लग जाएगा। एक सवाल आया है एसबीआई में नई एंट्री को लेकर। अब बताइए आप एसबीआई में कहाँ एंट्री करनी चाहिए, क्या स्टॉप लॉस रखें? एसबीआई राइट? जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ओके सर, बेसिकली क्या होता है ना, जब भी कोई स्टॉक फॉर्मेशन बनाता है ना, फॉर्मेशन बनाने के टाइम पे ना स्टॉप लॉस परफेक्ट नहीं होता, एक जोन के आसपास होता है। तो मैं इसीलिए हमेशा बताता हूँ कि 285 से लेके 295 290 के आसपास। तो व्यूअर्स को समझना चाहिए कि वो एक बेस है, वो एक जोन है। वो जोन परफेक्ट 1-2 पॉइंट नहीं हो सकता, वो थोड़ा 5 to 7 रुपीज के आसपास ऐसा होता है। देखिए एसबीआई बेसिकली जो है, एसबीआई मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एंड बेसिकली आप देखेंगे 800 के ऊपर अभी सस्टेन भी कर रहा है। बहुत जल्दी काउंटर पे आपको 840 से लेके 850 का टारगेट आना चाहिए। अब नो नो डाउट सर, फंडामेंटली नंबर वन कंपनी है पीएसयू में, टेक्निकल भी बहुत बढ़िया पैटर्न है। अब इसमें प्रॉब्लम है कि सर, आप जब जब बैंक निफ्टी ऊपर रहेगा, मैं तो इग्नोर करता हूँ बाई करना। कभी भी अगर करंट जोन से 800, मुझे लगता है कि नेक्स्ट अगर आपका व्यू 2 से 3 साल है तो फिर ठीक है। लेकिन करेंट जोन से अगर आप बाय करना चाहते हो तो मैं बोलूंगा एक बार डीप के लिए वेट कीजिए। एक बार आपको 790 780 के आसपास ये जो जोन है, इस जोन के आसपास कभी भी मिलता है तो आप बाय ऑन डीप करके जाइए। और हमने बहुत बार बात किया, उस टाइम पे भी एक बार 830 के आसपास था, 820 के आसपास था, और हमने बताया कि 770 के आसपास आ सकता है। इनफैक्ट बाद में 730 और 770 के आसपास भी आया था। तो ये जो जोन है ना, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नो डाउट इसमें एक अभी अच्छा खासा बेस बन रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ये 840 से लेके 860 तक अभी आ सकता है। और लॉन्ग टर्म में से सर और भी बढ़िया टारगेट है मेरा, 950 का टारगेट है। ओके, तो 950 लॉन्ग टर्म में आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। हिमांशु शर्मा साहब पूछ रहे हैं कि टाटा स्टील 157 के प्राइस में इन्होंने अक्टूबर 2024 में लिया था, 9 महीने बाद कॉस्ट पर आया है, ये होल्ड करें या निकल जाएं? आप क्या राय रखते हो? और दूसरा, ये मेटल साइकिल लग रहा है क्या कहीं बॉटम के इर्द गिर्द है अपने? सर मुझे लगता है कि जितना नीचे आना था ऑलरेडी आ चुका है। अभी तो नीचे आने का ज्यादा पॉसिबिलिटीज नहीं है। और स्पेशली टाटा स्टील का अगर हम चार्ट देखेंगे, अभी मुझे लगता है कि 164 165 तक जा सकता है, हाई पोटेंशियल है। रिसेंटली जो बेस था, बेस फॉर्मेशन हो चुका है, धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। तो अभी के लिए टारगेट होगा 164 165 के आसपास। जैसे ही 165 इसके ऊपर वीकली क्लोजिंग मिलेगा तो फिर से नया टारगेट इसमें आएगा। तो जिनके पास है बने रहिए, आप करंट जोन से भी बाय करके जा सकते हो। फंडामेंटल टेक्निकल दोनों बढ़िया है, और इंटर मेटल सेक्टर में मुझे लगता है कि एक बार बेस बन चुका है। फैक्ट, पूरा मेटल ऑलमोस्ट बेस के आसपास से ही घूमना शुरू हुआ है, तो उसका भी आप अदरवाइज नज़र रखिएगा। क्रिसिल लिया है एक सवाल में 4450 रुपये के दाम पर। अब वो पूछ रहे हैं क्या इसमें प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए? लो वॉल्यूम ट्रेड है, कम चर्चा में रहता है, क्या किया जाए इसमें? सर आज का ना मेरा पीक ही था क्रिसिल। एंड एक्चुअल में देखिए मैं आपको बताता हूँ, सेक्टर रोटेशन हो रहा है। और सेक्टर रोटेशन में ना अभी रेटिंग कंपनी आ रहा है मेरा स्किनर में। तो यही कंपनी है, मुझे लगता है कि 5924 के आसपास अभी चल रहा है। इनफैक्ट हमने तो कल, हमारे डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, हमने हमारे क्लाइंटों को भी बाय कराया। और इसमें टारगेट मेरा थोड़ा लंबा है। मुझे लगता है कि आप बने रहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 5450 के आसपास। आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट इसका जो टारगेट आना चाहिए वो रहेगा 6200। और अगर एक बार 6200 के ऊपर सस्टेन होता है 1-2 दिन भी, तो मुझे लगता है फिर से आपको 6700 से लेके 6800 का प्राइस आने का हाई पोटेंशियल है। लेकिन टाइम जो रहेगा 1 से 1.5 महीना। तो 1 से 1.5 महीने का समय अवधि दीजिए, लेकिन ये सिचुएशन या ये सेक्टर थोड़ा सा बेहतर साइड पे अब प्रदीप सर को दिखाई पड़ रहा है, तो उस हिसाब से आप इस पर नज़र बना के रखिएगा। इसके अलावा एक सवाल आया है वेल्सपन कॉप को लेकर, करीब 50 शेयर हैं, 965 रुपये के दाम पे खरीदारी है। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ पर इसको एवरेज करना चाहिए या अभी अवॉइड करना चाहिए? नो डाउट इज ए वेरी गुड स्ट्रक्चर सुमित जी। देखिए जिस तरीके से हमने देखा कि 550 से लेके 600 के आसपास एक बार
बेस बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। मुझे लगता है कि एक हेल्दी करेक्शन हुआ है। रिसेंटली हमने देखा कि ऑलमोस्ट 1000 के आसपास टॉप बनाया, इनफैक्ट 900 के आसपास ही ब्रेकआउट हुआ था। तो ब्रेकआउट होने के बाद टॉप बना के नीचे आ रहा है। मुझे लगता है कि जहां पे सपोर्ट लेना था, अप्रोक्स वहां से सपोर्ट लेके फिर से घूम रहा है, और अप्रोक्स 870 880 का अच्छा बेस था, फिर से अभी 900 के ऊपर है। जिनके पास है बने रहिए, देखिए आज ऑलमोस्ट 3% ऊपर है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक अपना 950 980 दोनों टारगेट आना चाहिए। इनफैक्ट न्यू लाइफ टाइम हाई एकदम नीला खुला आकाश में जाने के लिए फिर से रेडी हो रहा है। तो परफेक्ट जोन पे है और बेस बना के ऊपर आ रहा है, तो बने रहिए। प्रदीप सर, नीला खुला आकाश क्यों? काला आकाश भी तो हो सकता है, बादल हो सकते हैं, उसमें क्या है? हाँ सर, काला आकाश भी हो सकता है, लेकिन वो क्या होता है ना, जब मौसम बहुत बढ़िया रहता है तो हम बात कहने के लिए बोलते हैं कि नीला खुला नहीं, आकाश और 50 आजकल मानसून चल रहा है ना, आजकल मानसून चल रहा है, इसलिए थोड़ा काला आसमान है। लेकिन नहीं, ये ब्लू स्काई टेरिटरी का एक हिंदी रूपांतर है, इसलिए नीला खुला आकाश है। लेकिन जोक्स अपार्ट, ये एक्चुअल में बढ़िया स्टॉक और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, उस हिसाब से आप ध्यान रखिएगा। एक सवाल आया है, आपको पहले तो वो अपनी रिगार्ड्स दे रहे हैं। गल्फ ऑयल लुब्रिकेंट उन्होंने खरीद रखा है, करीब 70 शेयर हैं 1235 रुपए के दाम पे, और दूसरा त्रिवेणी टरबाइन के 150 शेयर हैं 622 रुपए के दाम पे। वो पूछ रहे हैं कि क्या इसका स्टॉप लॉस रहेगा और क्या टारगेट्स मेंटेन करके चल सकते हैं। दोनों ही शेयर में थोड़ी चर्चा कम है आजकल तो, लेकिन अदरवाइज क्या रखा जाए? देखिए, मैं पहले त्रिवेणी बता देता हूँ, अभी 611 के आसपास चल रहा है। सर आपने बाइंग रेट क्या बताया? इन्होंने त्रिवेणी खरीद रखा है 622 पर, और गल्फ ऑयल खरीद रखा है 1235 पर। ओके, देखिए अभी 611 के आसपास चल रहा है। एक रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 630 के आसपास। मुझे लगता है कि उनको बने रहना चाहिए। जिस तरीके से स्टॉक ने एक बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे अभी ऊपर आ रहा है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इसका टारगेट होना चाहिए 630। 630 इसके ऊपर अगर एक बार जाता है तो उस 1 से 1.5 महीना 2 महीने का टाइम लग सकता है। उस टाइम पे आपको एक बार 730 से लेके 750 का टारगेट भी आने का हाई पॉसिबिलिटीज है। लेकिन मेक श्योर आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 570। तो 570 पे आप एक बार स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और गल्फ में देखिए अभी 1191 के आसपास चल रहा है। बेसिकली अगर हम वीकली चार्ट देखेंगे, वीकली चार्ट कंसोलिडेशन कर रहा है, बेसिकली एक टाइम करेक्शन में है अभी। इसमें ना ही सर ब्रेकडाउन है ना ही ब्रेकआउट है। तो एक सपोर्ट है, सपोर्ट बेसिकली 1140 1130 के आसपास है। तो ये जो रेंज है 1130 1140, इस रेंज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इस काउंटर में। मुझे लगता है कि आप एक बार स्टॉप लॉस के साथ बने रहिए। जब स्टॉक 1220 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसके बाद ही सर यहाँ पे थोड़ा बहुत मोमेंटम आने देखने को मिलेगा। इनफैक्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, ऑलमोस्ट 362 करोड़ के आसपास प्रॉफिट है। और इनफैक्ट हम देखेंगे 5500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप भी है। तो लिक्विडिटी का ज्यादा इशू नहीं। द कंसर्न इज द वैल्यूएशन। मुझे नहीं लगता कि रिसेंटली अभी यहाँ पे कुछ ब्रेकआउट है। सो एक बार आप बने रहिए, 1220 के ऊपर यहाँ पे मोमेंटम आते हुए दिखेंगे। ओके, सस्मिता जी का एक सवाल है। पहले तो आपको कह रही है कि वो आप उनके फेवरेट हैं। सो प्रदीप जी, महिलाओं के बड़े मैसेज आते हैं आपके लिए, मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाई, लेकिन आते हैं। तो देख लीजिएगा वो चीज़ आप घर में अपने हिसाब से। खैर, कावेरी सीड पे वो एक सवाल पूछ रही हैं कि छोटी अवधि के लिए कैसा लग रहा है आपको, तो आपकी राय? देखिए सर, बात रिसेंटली क्या हुआ ना, रिसेंटली एक चैनल पे बोला गया है कि प्रदीप जी अभी भी सिंगल है, शादी नहीं हुआ। तो उसके बाद से जो मेरा पीछे नंबर है, ये देख के पता नहीं कितना क्वेरी स्टॉक का पहले आता था और अभी आता है शादी अपने सर कब करेंगे और कैसा लड़की चाहिए, ऐसा क्वेरी सर आ रहा है। देखिए अभी कावेरी सीट सर 1219 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि सर एक फ्रेश ब्रेकडाउन है इसमें। चार्ट में सपोर्ट था सर ऑलमोस्ट 1270 के आसपास, 1280 के आसपास। मुझे लगता है कि ये जो ब्रेकडाउन हुआ है सर, ये और भी थोड़ा नीचे जाने का पॉसिबिलिटीज है इसमें। सपोर्ट जो है सर यहाँ से भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे। तो अगर आप एक स्टॉप लॉस लगा के जा सकते हो 1210 के आसपास, तो आप निकल जाइए। नहीं तो मुझे लगता है फिर से यहाँ से 80 टू 100 पॉइंट नीचे और जाने का पोटेंशियल है। क्योंकि स्टॉक लास्ट 3 वीक से लगातार नीचे आ रहा है। रिसेंटली एक टॉप भी था ऑलमोस्ट 1270 से 1270 1265 के आसपास, उसका भी ब्रेकडाउन आ चुका है। अब जो स्टॉक सपोर्ट लेगा, लास्ट टाइम का जो ब्रेकआउट था, कंसोलिडेशन था ऑलमोस्ट 1120 1130 के आसपास। तो एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा, फ्रेश बाय यहाँ पे नहीं करने का। एग्जिट करने की सलाह है, फ्रेश बाय यहाँ पर आप ना कीजिए, आपको एक राय यहाँ पर दी गई है सस्मिता जी कावेरी सीड की तरफ से।
रितेश जी, एक सवाल आया है प्रिकॉल को लेकर। ये नई एंट्री करने की बातचीत कर रहे हैं। क्या यहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, और अगर हाँ तो किस भाव पर? कौन सा सर? प्रिकॉल, प्रिकॉल ऑटो एंसिलरी, पुणे बेस्ड। ओके ओके सर, बेसिकली अभी देखिए 433 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि एक स्टॉप लॉस उनको मेंटेन करना चाहिए। उनका स्टॉप लॉस रहेगा 405, व्यू रहेगा 3 से 4 महीना। 405 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। एंट्री करने का सर अभी अट्रैक्टिव कुछ मुझे यहाँ पे नहीं लगता, क्योंकि जिस तरीके से कंसोलिडेशन पैटर्न यहाँ पे है 460, इसके ऊपर सर यहाँ पे ब्रेकआउट आने वाला है। 460 के ऊपर स्टॉक नॉन स्टॉप 540 560 तक चल सकता है, लेकिन 460 के लिए एक बार वेट कीजिए, नहीं तो थोड़ा बहुत आपको टाइम चला जाएगा इसमें। तो आप थोड़ा सा आपको एक रणनीति बताई गई है प्रिकॉल के संदर्भ में। वैसे भी मिड कैप स्मॉल कैप में थोड़ा मोमेंटम है, और अदरवाइज भी ऑटो एंसिलरी स्पेस है, तो आप उसके हिसाब से रणनीति बना सकते हैं। टीटागढ़ रेल बाय करना चाहिए क्या? ये एक सवाल आया। आज रेलवे थोड़ा बहुत पुश ले रहा है, क्या इन्हें बाय करना चाहिए? देखिए रेलवे को लेके पहले मैं मेरा व्यू बता देता हूँ। देखिए जी। आई बिलीव कि डिफेंस बहुत चला है, रेलवे उतना नहीं चला है। जैसे कि सर हम गोल्ड में बात करते कि पहले गोल्ड चला, उसके बाद सिल्वर चलते। सिल्वर को हम बहुत टाइम पे मिनी गोल्ड भी बोलते। तो अभी पहले क्या हुआ ना, डिफेंस चला। अभी रेलवे उतना चला नहीं था, और मुझे लगता है कि अभी चलना बहुत बाकी है। अगर आप बाय करो तो मेक श्योर आपका एक व्यू होना चाहिए दिसंबर तक, बिकॉज बिफोर द बजट जनवरी दिसंबर तक मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रैली बन सकता है। नो डाउट आप अभी देखिए बॉटम भी बनाया, बॉटम बनाने के बाद धीरे धीरे ऊपर आ रहा है। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 980 990 के आसपास। आप करंट जोन से भी बाई करके जा सकते हो। इस केस में आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 860। मुझे लगता है अगर आप 6 से 8 महीना थोड़ा बहुत टाइम देते हो, स्टॉक आपको 1250 से लेके 1300 के भाव भी आ सकता है। और एंटायर रेलवे में मैं पॉजिटिव हूं अभी। तो आप रेलवे में थोड़ा पॉजिटिव हैं, और टीटागढ़ भी लग रहा है ना लॉन्ग साइड पर अभी भी और अच्छा। यस यस सर, अभी ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद अभी सस्टेन भी हो रहा है ये। तो मुझे लगता है 860 इसके नीचे नहीं जाना चाहिए। 860 अगर कभी भी स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल जाइए। अभी का जो रैली है मोमेंटम यहाँ पे फॉलो अप बाइंग आएगा इफ दैट स्टॉक नॉट बिलो गोइंग 860। तो आप बने रहिए, बहुत जल्दी आपको 1240 से लेके 1250 का टारगेट, यहाँ पे एक पैटर्न टारगेट है, पैटर्न टारगेट आने वाला है। व्यू रहेगा 6 से 8 महीना। 6 से 8 महीने का व्यू, और आप बने रहिए, लॉन्ग साइड पर होल्ड करिए, लॉन्ग कर सकते हैं, सारी राय आपको दी गई है। इसके अलावा एक सवाल आया है टाटा पावर के ऊपर, क्या टारगेट रहेगा? और थैंक यू पहले तो सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सराहना करने के लिए। लेकिन टाटा पावर के लिए टारगेट्स पूछ रहे हैं, क्या करें? देखिए टाटा पावर में मैं पॉजिटिव हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि टाटा पावर पावर सेक्टर में मुझे दो ही कंपनी बहुत पसंद है। एक तो अदानी पावर, सेकंड टाटा पावर। टाटा पावर के सर थोड़ा वॉलेटाइल कम है। 1 लाख ऑलमोस्ट 28,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है। आप देखेंगे 4,775 करोड़ के आसपास नीट पैड भी है। सो मुझे बहुत पसंद है। प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक ठाक है, और इंटरेस्टिंग फैक्ट यही है कि अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया था लास्ट टाइम। आप देखेंगे ऑलमोस्ट 19% के आसपास, और लास्ट 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे ऑलमोस्ट 45% के आसपास प्रॉफिट ग्रोथ भी है। इनफैक्ट अभी 400 के ऊपर भी चल रहा है। मुझे लगता है कि जिनके पास है बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करके जा सकते हो। अगर थोड़ा बहुत मार्केट सस्टेन किया तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक कमिंग डेज में आपको एक बार 435 और 440 ये दोनों टारगेट आना चाहिए। 435 40 बहुत जल्दी आ जाएंगे। एक बार अगर 440 के ऊपर सस्टेन करता है तो उस केस में आपको ऑल टाइम हाई भी आता हुआ दिखेंगे। लेकिन मेक श्योर स्टॉक ज्यादा मोमेंटम नहीं करता, ज्यादा चलता नहीं है इजीली, इसका बहुत धीरे स्टॉक है। तो फंडामेंटल व्यू से 1.5 से 2 साल का व्यू यहाँ पे आपको रखना चाहिए। और अभी के लिए अगर आप बाई करते हो तो आपको लिए स्टॉप लॉस रहेगा 370, 370 रहेगा स्टॉप लॉस। 370, 370 का एक स्टॉप लॉस लेकर आप यहाँ पर बने रहे। मुझे उम्मीद थी आप 395 बोलोगे, लेकिन खैर 370 के स्टॉप लॉस। क्या है सर, एक्चुअली इस काउंटर के साथ ना मैं ट्रेड करना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। अब इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ तो इस केस में 390 कभी भी हिट हो सकता है, तो उसमें कोई बात नहीं बनेगा। सो अगर व्यू है टाटा पावर जैसे स्टॉक, और आई बिलीव कि कुछ कुछ स्टॉक सर ऐसा होता है ना जहाँ पे आपको ट्रेड भी नहीं करना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। तो नो डाउट फंडामेंटल बढ़िया है, नाम के आगे टाटा है, पावर है, और क्या चाहिए सर। तो एक बार आप बने रहिए, ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी यहाँ पे आने वाला है। और पावर सर उतना चला नहीं है अभी भी, तो चलेगा नो डाउट। लेकिन वो 390 स्टॉप लॉस रहेगा ना, तो 1 2 दिन में कभी भी मार्केट में थोड़ा डीप आता है। और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प जी का चल रहा है, कभी कुछ सुबह शाम, तो कभी भी हिट हो सकता है स्टॉप लॉस। तो इसीलिए 370 मुझे लगता नहीं कि स्टॉप लॉस आएगा। और कभी भी मुझे लगता है कि नेक्स्ट 1 से 1.5 साल का एक व्यू से सही है, एकदम परफेक्ट होगा स्टॉप लॉस।
नहीं तो प्रदीप सर, नाम के आगे टाटा है मतलब? देखिए, नाम के आगे सर टाटा है, आपको पता ही है कि टाटा ग्रुप एंड इंटर द टाटा सेक्टर्स कैसे बिलीव है इंडिया में। और जिस तरीके से देखिए इनका बैलेंस शीट है और लास्ट 4 से 5 साल का आरओआई है, सेल्स ग्रोथ है, रेवेन्यू है। सो नो डाउट एक भरोसा है लोगों का। और नो डाउट मैं पॉजिटिव हूँ बहुत। देखिए, एक तो जब मैं अदानी का बात बोलता हूँ तो अदानी मीन्स वॉलेटिलिटी, मैं हमेशा बताता हूँ, लेकिन टाटा मीन्स थोड़ा आपको यहाँ पे आप रिलीफ मिलेगा कि नहीं, यहाँ पे एटलीस्ट आप इन्वेस्टमेंट करके। फिलहाल स्टॉक मार्केट में कुछ भी गारंटी नहीं होता है, स्टॉक मार्केट ऑलवेज परफॉर्मेंस, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी टाटा पावर जैसे कंपनी मुझे लगता है कि आपको नेक्स्ट 2 से 3 साल, 1.5 साल अगर आप रखते हो तो इसमें आपको मुनाफा ही होने वाला है। ओके, चलिए, तो ये बात सच भी है वैसे। इनफैक्ट टाटा ग्रुप की जो पूरे ग्रुप की ही CAGR और 20% के आसपास तो मेंटेन रहती है यूजुअली, तो उस हिसाब से आपको एक राय यहाँ पर दी गई है। एक सवाल आया है सेलिब्रेशंस हैंडल से, वो पूछ रहे हैं कि अदानी पावर में एक्यूमुलेशन किया जाए क्या, और अगर किया जाए तो कहाँ करना चाहिए? देखिए, अदानी पावर बेसिकली बहुत वॉलेटाइल है and मैं अदानी पावर को लेके पॉजिटिव हूँ। इनफैक्ट जब भी हमने टाटा पावर का बात बोला, टाटा पावर सर 1.5 साल लग सकता है, लेकिन आपको ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आपको रिटर्न देके ही जाएगा, आप यहाँ पे लॉस में नहीं जाओगे। लेकिन अदानी पावर और ज्यादा आपको आरओआई दे सकता है, लेकिन अदानी पावर का जो साथ एंटर अदानी ग्रुप के साथ प्रॉब्लम है कि सर बहुत हाई वॉलेटाइल है। तो मेक श्योर आपका पोजीशन बहुत सही होना चाहिए। और मैं तो पहले भी अदानी ग्रुप को लेके बहुत पॉजिटिव रहा हूं। मुझे लगता है कि 543 के आसपास चल रहा है, आप करेंट जोन से एक्यूमुलेशन करके जा सकते हो। इसका स्टॉप लॉस होना चाहिए 495 के आसपास। कभी भी अगर आपको 530, 525 के आसपास मिलता है तो बाय ऑन डीप करके जाइए। इसका टारगेट मुझे लगता है कि बहुत जल्दी आपको 650 से लेके 700 का टारगेट आना चाहिए। एंड आज तो अदानी जी का बर्थडे भी है, तो उनके लिए भी अगर मैं टैग भी करूंगा इस वीडियो को, तो अदानी जी को एंड एंटर अदानी ग्रुप को सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं उनके लिए, क्योंकि उनके इतना बढ़िया अभी एम्पायर हुआ है, बहुत सारे इन्वेस्टर्स आज उनके साथ है, बहुत सारे लोग उनके साथ अब काम कर रहे। सो आई विश बेस्ट ऑफ लक एंड मोस्ट हैप्पी बर्थडे टू यू गौतम अदानी जी। गौतम अदानी जी का आज बर्थडे है, और ग्रुप की आज एक मीटिंग भी थी, न्यूज़ फ्लोज भी काफ़ी हैं, और दोनों सबका इम्पैक्ट भी है, मार्केट भी सैल्यूट कर रहा है। इनफैक्ट पूरा बाजार ही तेज़ है, चाहे अदानी की कोई भी कंपनी उठा लिया, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं, और एक अगला सवाल जो आया है वो एल्काइल अमाइन पे है, राहुल वर्मा साहब का। इनका खरीदारी का दाम है 2408 रुपये, 3 से 4 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। और दूसरा M&M, इनकी बाइंग है 575 रुपये के दाम से। सो एक बढ़िया मल्टी बैगर इनके लिए बना है ये। क्या किया जाए इन दोनों में? देखिए, पहले मैं महिंद्रा महिंद्रा का बात बता देता हूँ। स्ट्रक्चर बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट सर अभी भी स्टॉक में मोमेंटम नहीं आया, मुझे लगता है कि स्टॉक फटने वाला है बहुत जल्दी। एक बार अगर 3220 इसके ऊपर क्लोजिंग मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक में एक रैली आने वाला है। इनफैक्ट बहुत टाइम से सर कंसोलिडेशन कर रहा है। इनफैक्ट ऑलमोस्ट ट्रिपल टॉप बना दिया था, ऑलमोस्ट 3230 3225 के आसपास स्टॉक जाता है, फिर से स्टॉक नीचे आ जाता है। लेकिन इस बार अगर मार्केट थोड़ा भी बहुत साथ देता है तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक आपको 3450 एंड 3700 दोनों टारगेट आपको नेक्स्ट 3 से 4 महीने में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट अभी भी स्टॉक रेंज के अंदर फंसा हुआ है, ब्रेकआउट नहीं आया है वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में एक बार अगर सस्टेन करता है 3220 के ऊपर तो मुझे लगता है बहुत जल्दी स्टॉक आपको यहाँ पे बहुत ही धमाका रिटर्न देने वाला है। तो एक राय आपको दी गई है M&M के संदर्भ में, और दूसरा ये अल्काइल अमाइन, इसमें क्या करें? देखिए, अभी बने रहिए। आज तो सर 2180 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी स्टॉक 2350 एंड उसके बाद जो 52 वीक हाई है ऑलमोस्ट वो भी टच करने वाला है। जिस तरीके से यहाँ पे एक फॉलो अप बाइंग आया है, और इनफैक्ट मॉर्निंग स्टार पैटर्न के साथ बेस बना था लास्ट टाइम वीकली पैटर्न में। जब जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसके वहां पे वॉल्यूम आता है और बेस बनता है, उसके बाद सर वहां पे थोड़ा बहुत ज्यादा जो रैली है वो सस्टेन करता है। तो मेरे ख्याल से जिनके पास है बने रहिए। फ्रेश बाय यहाँ पे करने का सलाह नहीं होगा, क्योंकि लास्ट 3 से 4 हफ्ता नॉन स्टॉप भाग रहा है। तो मेरे ख्याल से एक बार अगर 2080 2070 के आसपास मिलता है, मतलब यहाँ से भी ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे, तो उस टाइम पे बाय ऑन डीप अप करके जाइए। मुझे लगता है बहुत जल्दी यहाँ पे आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखेंगे। और इनफैक्ट बहुत जल्दी जो 2409 का 52 हाई है ऑलमोस्ट उसके आसपास, तो मुझे लगता है कि वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा। तो बने रहिए। तो नहीं, एक बात बताओ, ये मॉर्निंग स्टार मतलब दिन में तारे दिखना? सर बेसिकली क्या होता है ना, कोई भी कैंडल, कोई भी स्टॉक अगर नीचे आ रहा है, नीचे आते आते उसका जो प्रीवियस डे का प्रीवियस, अगर हम डेली देखते हैं तो डेली कैंडल, अगर हम वीकली देखते हैं तो वीकली कैंडल। तो मैं शॉर्ट टाइम फ्रेम में कभी कभी डेली देख लेता हूँ, कभी कभी वीकली
लेता हूं तो एल्केम एमाइनेस के साथ क्या हुआ, वीकली चार्ट में ना जो इसका ट्रेंड खराब हुआ था, ट्रेंड खराब होने के बाद बेसिकली एक छोटा सा कैंडल बनाया और इसका जो प्रीवियस पूरा डाउनफॉल का जो कैंडल था उसका पूरा रिकवर करके एक मोरूबोजू कैंडल बनाता है और इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाता है और स्टॉप लॉस नहीं करता है। तो ऐसे पैटर्न को ना हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न बोलते हैं। तो जब भी ऐसे पैटर्न आप देखेंगे बेस के टाइम, मान लीजिए कोई भी स्टॉक का जो प्रीवियस सपोर्ट है उस सपोर्ट के टाइम अगर मॉर्निंग स्टार पैटर्न में बेस बनाता है तो थोड़ा ज्यादा प्रोबेबिलिटी रहता है वो लॉन्ग टाइम चलने का। तो इस स्टॉक के साथ भी वही सर चल रहा है अभी। अच्छा, मतलब वो टेक्निकल शब्द था तो सर आप पूछना जरूरी था। खैर आगे बढ़ते हैं और राहुल दास साहब पूछ रहे हैं कि एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज में क्या करें, 195 रुपए के दाम पे नहीं खरीदारी है, अभी क्या करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि देखिए जिस तरीके से बेस बनाया, बेस बनाने के बाद धीरे धीरे स्टॉक ऊपर आया था, लेकिन मुझे इसका थोड़ा वैल्यूएशन सही नहीं लगता और आप देखेंगे आज भी थोड़ा डाउन है। बने रहिए विथ स्टॉप लॉस 192 के आसपास आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। स्टॉक में रैली होगा मुझे लगता है एक बार 210 के ऊपर सस्टेन करने में, तो 210 एक मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है। फिलहाल जिस तरीके से लास्ट वीक ऊपर गया है मुझे लगता है कि और भी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे हो सकता है। तो करेंट जोन से आप एक बार एग्जिट करके जा सकते हो, क्योंकि अगर स्टॉक नीचे गिरा तो मुझे लगता है कि एक बार 175 180 के आसपास फिर से एक बार रिटेस्ट हो सकता है। तो आप को राय दी गई है एरोफ्लेक्स इंडस्ट्री के संदर्भ में, और एरोफ्लेक्स की अगर तेज़ी आती है तो आप लोग सैट इंडस्ट्री में भी नज़र रखिएगा कि वो इसकी पेरेंट है, तो इसमें तेज़ी शायद वहाँ पर भी वर्कआउट करते हुए दिखाई पड़े। इसके अलावा संवर्धना मदरसन पे स्वीटी दुबे जी का एक सवाल है, ये नई खरीदारी करने की इच्छा रख रही हैं, क्या खरीदारी करनी चाहिए इसमें? देखिए नो डाउट इज अ वेरी गुड कंपनी सुमित जी, एंड फंडामेंटली भी बहुत स्ट्रांग है और मैं तो बहुत काफी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ कंपनी को, ट्रैक कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि आपको बाय करना चाहिए, लेकिन व्यू होना चाहिए मिनिमम 1 साल। 1 साल अगर व्यू रहते हैं आपका तो मुझे लगता है फिर से स्टॉक आपको एक बार 190 से लेके 200 के आसपास भाव मिलेगा। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी देखेंगे ऑलमोस्ट 220 के आसपास प्राइस था, 220 215 220 के आसपास वहां से स्टॉक नीचे गिर गया था। अभी रिसेंटली जो ऑलमोस्ट नीचे था ऑलमोस्ट 135 से लेके 140 के आसपास वहां से फिर से स्टॉक घूम चुका है और बॉटम बना के फॉलो अप बाइंग भी आ रहा है। बस यहाँ पे न्यू बायर्स चाहिए और तो बहुत जल्दी स्टॉक 175 180 का टारगेट, और अगर एक बार 195 के ऊपर सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉक फिर से जो इसका ऑल टाइम हाई था जाने का हाई पॉसिबिलिटीज है। तो बने रहिए, फ्रेश बाई भी आप करेंट जोन से करके जा सकते हो। इसके इसमें स्टॉप लॉस होना चाहिए आपका 134। एक एक्स जोन हैंडल से सवाल आया है, उन्होंने पूछा है पहले तो कि उन्होंने साइंड के शेयर खरीद रखे हैं 1798 रुपये के दाम पे, साइंड लिमिटेड के, साइंड डीएलएम के नहीं, और अभी उनको टेंशन शुरू हो गई है क्योंकि ये शेयर खरीदारी करने के बाद नीचे आ गया है। सो नज़रिया इनका 5 साल का है, लेकिन 5 महीने में ही टेंशन शुरू हो गई, क्या किया जाए प्रदीप सर? तो मेक श्योर जब आप कोई भी स्टॉक में निवेश करते हो उसका फंडामेंटल एक बार आप चेक कर लीजिए तो ऑलवेज बेटर होता है। बट फंडामेंटल के साथ आपको प्राइस एक्शन फॉलो करना और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। देखिए एक सपोर्ट था ऑलमोस्ट 2021 के बाद, एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट अभी मुझे लगता है कि वो सपोर्ट ब्रेक नहीं होना चाहिए। रिसेंटली एक बॉटम बनाया, ऑलमोस्ट सर बॉटम था 1160 1200 के आसपास। तो अगर आपका बाइंग है नेक्स्ट 5 इयर्स के लिए, गलती सर यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो हम उस पर्टिकुलर काउंटर से एग्जिट नहीं करते। तो मुझे लगता है एक बार आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 1160। अगर इसके नीचे बाय चांस कभी भी जाता है तो आपको एग्जिट करना चाहिए, किसी से पूछना भी मत, आप सीधा सीधा आप एग्जिट कर जाइए। आप एक बार बने रहिए, हो सकता है कि एक बार बहुत जल्दी जो इसका रिसेंट जो टॉप था ऑलमोस्ट 1600 के आसपास वो प्राइस देखने को मिले, लेकिन उनका जो बाइंग प्राइस है आने में मुझे लगता है कि बहुत टाइम लगने वाला है। तो एक बार स्टॉप लॉस के साथ बाइंग कीजिए, एवरेज करने का सलाह नहीं दूंगा क्योंकि चार्ट पैटर्न बहुत खराब है इसका। तो एवरेज करने की राय तो फिलहाल नहीं दी गई है क्योंकि चार्ट पैटर्न थोड़े ख़राब हैं, लेकिन आपको लेवल्स बताए गए हैं, उनको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। और वैसे भी सर एक बहुत सीधी सी बात है, पहले पढ़ाई करके फिर शेयर लेना ज़्यादा एडवाइसेबल है, लेने के बाद पढ़ाई करना इतना ज़्यादा कारगर होता नहीं है। सो इसीलिए पहले एग्जैक्टली। और एक सर बेसिकली क्या है, आई बिलीव कि कोई भी स्टॉक अगर आप 5 7 7 साल के लिए ले रहे हो उसके भी लिए आपको एक स्टॉप लॉस और टारगेट होना चाहिए। मान लीजिए कभी भी एक मेजर लेवल जो है सपोर्ट जो है वो ब्रेक होता है तो उस केस में आपको एग्जिट भी करना चाहिए। इस केस में सर बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है ना, वो मतलब कोई किसी का भी वीडियो देखते हैं और आजकल सर जिस तरीके से जो फेक इन्फ्लुएंसर है
अभी पता है कल मतलब आप ही का शो देख के किसी ने हमको कॉल किया था, कॉल करके बोल रहे सर हमारा इतना लाखों का नुकसान हो गया है, हमने किसी को पैसा दे दिया है। तो मैंने बोला सर वो सेबी रजिस्टर्ड है क्या, आपने किसको पैसा दिया है? तो बोला सर हमको नहीं पता। तो बहुत सारे लोगों का क्या है ना, आजकल जो फेक इन्फ्लुएंसर इंक्रीज हो चुका है, सेबी का भी इतना गाइडलाइन, सेबी भी अभी स्ट्रिक्ट हो रहा है बहुत, लेकिन ये फेक इन्फ्लुएंसर के लिए बहुत सारा लोगों का नुकसान हो रहा है। तो कभी भी मेरा मानना है यहाँ पे ऐसा है कि आप अगर आप 3 साल 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो सर लोग मेंटेन नहीं करता है। तो इनफैक्ट बाजार में पैसा कमाने से ज़्यादा ज़रूरी पैसा बचाना है, चाहे वो कहीं से भी बचाइए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। कमाई तो लेंगे ही अगर आप बचा पाए अपना पैसा तब। आगे बढ़ते हैं। एक न्यूजन टेक के ऊपर एक सवाल आया है सैनी साहब का। इनके पास 60 शेयर हैं 1372 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए अभी तो फ्रेश ब्रेकडाउन इसमें आया है, और रिसेंटली जो ऑलमोस्ट 1180 एक सपोर्ट था वो टूट चुका है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट सर है ऑलमोस्ट 1080 के आसपास, तो बहुत दूर हो रहा है 1080, लेकिन उससे पहले कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है। तो अगर आप करेंट जोन से एक बार एग्जिट करके जा सकते हो तो कीजिए, नहीं तो एक बार 1080 आपके लिए फाइनल स्टॉप लॉस रहेगा। बहुत ही वॉलेटाइल काउंटर है। इनफैक्ट मैंने एक बार आज से 1 महीना पहले रिकमेंड किया था, उस टाइम पे 1050 के आसपास था, और हमने एग्जिट भी करा दिया ऑलमोस्ट 1250 के आसपास। अभी देखिए फिर से नीचे आ रहा है। अभी इसमें मुझे लगता नहीं कि ज्यादा कुछ पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि जिस तरीके से स्ट्रक्चर खराब हुआ है इसका वीकली बेसिस पे, और लगातार 3 से 4 हफ्ता नीचे आ रहा है, मुझे लगता है एक बार ये स्टॉक फिर से 1080 1090 के आसपास आने का हाई पोटेंशियल है। तो आप करेंट जोन से एक बार एग्जिट करके जा सकते हो, नहीं तो 1080 आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा। अब बाकी 1080 के नीचे भी चला जाता है तो आपको फिर से एग्जिट ही करना है, तो उसमें थोड़ा आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। तो 1040 इसको आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, उसके हिसाब से ही कॉल लीजिएगा। एक सवाल आया है आईडीएफसी फर्स्ट के ऑप्शन के ऊपर। ये सवाल पूछा गया है अशोक मुंजाल जी की तरफ से। 71 रुपये की स्ट्राइक का इनके पास ऑप्शन है, 3 रुपये के आसपास इन्होंने खरीदारी की है, क्या करना चाहिए इसमें? सर कॉल ऑप्शन राइट? जी जी, कॉल है, इन द मनी है फिलहाल ये। ओके। ओके। सो कितने पे बाई किया है सर? 3 रुपये पे। सो अभी तो सर इसका प्राइस चल रहा है 1.30। देखिए 1.30 के आसपास चल रहा है। मुझे लगता है कि देखिए आप अभी 71 के आसपास है, और अभी मंथ एंड ही होने वाला है, तो स्टॉक अभी बेसिकली कॉल ऑप्शन भागेगा नहीं उतना ज्यादा, अगर यहाँ पे ज्यादा मोमेंटम नहीं आता है तो आप करेंट जोन से ना एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। अब मेक श्योर एक चीज, ऑप्शन में जब भी कोई आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक चीज आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऑप्शन बेसिकली इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस टाइम वैल्यू। मतलब 71 पे आपने लिया है, अभी 72 चल रहा है, 71 का अगर आपने कॉल ऑप्शन लिया है, मतलब इसका टाइम वैल्यू भी अभी ज्यादा नहीं है, क्योंकि मंथ सर एंड ही होने वाला है। अभी बेसिकली देखिए जो 71 से 72 हुआ मतलब 1 रुपीज, अभी कॉल का प्राइस भी वही चल रहा है 1.35, तो मतलब इसमें टाइम वैल्यू कुछ है ही नहीं, जो है थोड़ा बहुत इंट्रेंसिंग वैल्यू। अगर ये पर्टिकुलर अभी यहाँ से और भी 5 to 6% 7% नहीं भागता है, तो एक कॉल ऑप्शन नहीं चलेगा ऊपर। सो अल्टीमेटली आपका लॉस ही होने वाला है। सो एक बार बेटर रहेगा आप जो भी आपका हो रहा है, थोड़ा बहुत लॉस नुकसान लेके लेके आप निकल जाइए, और मेक श्योर जब भी आप बाय कर रहे हो आपका प्रॉपर एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। और सेकंड थिंग, ऑप्शंस में मंथ एंड पे और जब भी एक्सपायरी के आसपास होता है उस टाइम पे आप एक बार इग्नोर कीजिए ट्रेड करना। तो क्योंकि उस समय पर प्रीमियम बचता नहीं है, इसलिए आपको राय दी जा रही है कि आप उस समय पर ट्रेड ना करें। ऑप्शन वैसे भी होल्ड करने वाली चीज़ नहीं है, मोमेंटम को राइड करने वाली चीज़ है। जैसे ही मोमेंटम मिला आप लेकर निकलिए, एल्स अगर आपने उसे ट्रेडिंग की तरह होल्ड करना शुरू कर दिया तो उसमें लॉस होने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी हाई होती है। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए एक दर्शक मौजूद हैं, जितेंद्र जी हैं मोतिहारी से। जितेंद्र जी नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। नमस्कार जितेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? जी मेरे पास सर मेरे पास तेल का शेयर है 109 को 136 का रेट है। आपके पास सेल और के एक शेयर गेल है। ओके। जी जी। और गेल एक किस भाव गेल पे? का गेल भी है मेरे 220 का है सर, 120 शेयर। ओके, लॉन्ग 220 टर्म के में क्या करना चाहिए सर? 120 शेयर हैं। ओके, दोनों में लॉन्ग। ये पीएसयू में आप सिर्फ शेयर लेते हो क्या जितेंद्र जी? हाँ सर, ज्यादातर तो पीसीबी का लिए थे। ऐसा क्यों? हमें लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न देगा। आपको डिविडेंड तो ज़रूर अच्छा देगा, रिटर्न की तो बात आपको बताएंगे प्रदीप सर, लेकिन हाँ डिविडेंड ज़रूर देगा। गेल और सेल दोनों ही अच्छा डिविडेंड देते हैं।
क्या करना चाहिए प्रदीप सर? गेल 220 पर और सेल 130 पर, क्या किया जाए? देखिए, नो डाउट डिविडेंड तो बहुत बढ़िया देता है, लेकिन द प्रॉब्लम इज स्टॉक से दोनों काउंटर ही ना ज्यादा चलता नहीं है। देखिए, मैं लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव हूँ, लेकिन ये जो अभी बुल मार्केट का एक फेस वन, मतलब हम आ रहे और जा रहे ऐसा एक जोन पे है, इस टाइम पे इतना अच्छा अच्छा स्टॉक में ब्रेकआउट आ रहा है, तो मेरा सजेशन ऐसा होगा कि आप किसी दूसरे स्टॉक में मूव कीजिए। अगर आपका व्यू थोड़ा लंबा है, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम। अभी देखिए, सेल का पहले मैं बात बता देता हूँ, 131 के आसपास चल रही है। रिसेंटली जो एक लो लगाया था ऑलमोस्ट 124 के आसपास, तो करेंट जोन से आप एक बार 124 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए। मुझे लगता है कि नेक्स्ट जो टारगेट होगा 137 के ऊपर एक बार वीकली क्लोजिंग मिलता है, तो उस केस में आपको एक बार 148 से लेके 150 का टारगेट यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है। बट बहुत धीरे चलता है, तो इसलिए थोड़ा स्लो मोमेंटम होता है काउंटर। और गेल में देखिए, बेसिकली 185 के आसपास अभी चल रहा है। डेली कैंडल्स में आप देखेंगे एक बार रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 195 के आसपास, तो 195 के ऊपर जैसे सस्टेन करेगा उस टाइम पे 220 से लेके 225 का टारगेट आता हुए दिखेंगे आप। इसका फंडामेंटल भी बढ़िया है, 12,000 करोड़ के आसपास। लिक्विडिटी का सर कुछ इशू नहीं है। द कंसर्न इज द वैल्यूएशन के साथ ये स्टॉक ना उतना ज्यादा चलता नहीं है, बहुत स्लो है, धीरे चलता है। तो आपको ऐसे काउंटर्स में 2 से 3 साल का लिए एक व्यू रखना है। अगर आपके पास थोड़ा अदर्स काउंटर्स में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो मेरा सजेशन यही है कि दोनों में से कोई भी एक काउंटर पे, अगर जैसे ही आपका थोड़ा बहुत लगे कि नहीं मैं एग्जिट कर सकता हूं, अभी एग्जिट करके किसी और काउंटर पे आप शिफ्ट हो जाइए। तो आपको राय सेल और गेल दोनों के संदर्भ में दी गई है। यहाँ पर डिविडेंड स्टोरी तो बहुत अच्छी है, लेकिन एप्रिसिएशन स्टोरी थोड़ी कमज़ोर है। सो उस पार्ट को एटलीस्ट आप ध्यान रखकर ही अपनी रणनीति बनाइएगा।